Good to see you all. This is Harshi, your science mentor. Today we are doing chapter number 4, materials, metals and non-metals. So let's see the warm-up exercise. Take a look of this beautiful scene. Right? इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? You are able to see the water, mountains, snow, sun, even air as well. So ये सब क्या है? किसी न किसी चीज से बने हुए होते हैं. So these are made with materials. So now you have seen different types of material in your daily life. कितने 118 chemicals आइडेंटिफाई हो चुके हैं, केमिकल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं 118 और 118 में से 103 जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज को कैरेक्टराइज किया गया है, यानी डिफाइन किया गया है. 103 की प्रॉपर्टीज हमें पता है. 103 में से जो 90 एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं, बिकॉज स्टेट्स के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होती हैं. सो 103 में से 90 एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं, 2 लिक्विड फॉर्म में हैं और 11 गैसियस फॉर्म में हैं. सो फर्दर 79% ऑफ देम आर मेटल्स. अब अगर हम उनको मेटल्स या नॉन मेटल्स के केस में क्लासिफाई करते हैं तो 103 में से 79 एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, 17 जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं और 7 जो है वो मेटेलॉइड्स हैं. सो मेटेलॉइड्स होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं. सो दीज एलिमेंट्स आर नॉन एज मेटेलॉइड्स. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी होती है. सो दे आर मटीरियल्स दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दीज आर नोन एज metalloids. For example, boron, silicon and arsenic. So ये metalloids के example हैं. So metal can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. So हम अब metals की, non-metals की physical property पढ़ेंगे और chemical properties पढ़ेंगे. So फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल. सो सबसे पहले बात होती है कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैशियस फॉर्म में है. तो अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सो मेटल्स ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होंगी रूम टेम्परेचर पर. रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, उस नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं. बट इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी है और गैलियम है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं. राइट. नेक्स्ट इज लश्चर. लश्चर यानी शाइन. सो जितने मेटल्स होते हैं उन सब में शाइनिंग होती है और जो शाइनिंग सरफेसेस होती है वो क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं. सो दे कैन बी पॉलिश्ड और लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब मेटल्स है और इनके अंदर लश्चर होता है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं लाइक. और कॉपर शोज दिस प्रॉपर्टी. सो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ज़्यादातर मेटल्स है उसके अंदर शाइनिंग होती है. हार्डनेस. जितने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या हैं, हार्ड हैं. लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट हैं एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. सो सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये मेटल्स हैं और मेटल्स होते हुए भी हार्ड नहीं हैं, ये सॉफ्ट हैं, इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं. सो वी आर learning the physical properties of metal. We have learned 3 properties: physical state, luster and hardness. Next property is, before the property we have an activity. हम different metals के क्या करेंगे, कुछ pieces लेंगे और उसको सैंड पेपर से रब करेंगे. सो जब हम सैंड पेपर से रब करते हैं तो उसके अंदर शाइनिंग होती है, लश्चर होता है. राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. किसी मेटल को हम बीट कर करके उसको एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी. सो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. This property is called malleability. Or metals can be rolled into
शीट। सो जब शीट्स में बन गया तो उसको आप रोल कर सकते हो। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम की शीट्स मिलती हैं, कॉपर की, जिंक की, कैन बी बीटन इनटू sheet. So these are physical properties. Next is ductility. So ductility क्या होता है? Ductility यानी कि किसी मेटल को खींच कर वायर में कन्वर्ट किया जा सके. So metals can be drawn into thin wires. This property is called ductility. For example, 100 grams of silver can be drawn into a thin wire about 200 meters long. 100 ग्राम सिल्वर लेकर उसको हमने थिन वायर में कन्वर्ट किया और 100 ग्राम सिल्वर से 200 ग्राम्स ऑफ थिन वायर, 200 मीटर्स नॉट ग्राम्स, 200 मीटर्स लंबी वायर्स बन गई. सो दिस फीचर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. नेक्स्ट इज कंडक्शन. सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो ये इसको बोलते हैं कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट उनमें से पास हो जाती है. सो दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब चीज़ों, जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो सब एटम्स से मिलकर बनी हुई होती हैं. और एटम्स में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री मूविंग होते हैं, इसमें चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं. सो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है. सो सिल्वर एंड कॉपर आर टू बेस्ट कंडक्टर्स रिलेटिवली. लेड एंड बिस्मथ आर द पुअर कंडक्टर्स. तो कुछ मेटल्स ज़्यादा कंडक्टर्स होते हैं और कुछ कम कंडक्टर्स होते हैं, बट वो सारे मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं. कुछ गुड है, कुछ कम है कंपैरेटिवली, right. So heat and electricity. Aluminium is cheaper and lighter than silver, yet it is not used to make electrical wires. This is because the ductility is लो. एल्यूमिनियम सबसे चीपर है, लेकिन फिर भी हम उसके वायर्स नहीं बना सकते हैं बिकॉज एल्यूमिनियम की डक्टिलिटी कम है. डक्टिलिटी भी तो ज़्यादा होनी चाहिए मेटल्स की. सो किसी मेटल में डक्टिलिटी होती है बट किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कंपैरेटिवली कम होती है. सो एल्यूमिनियम की डक्टिलिटी लो है, इसलिए एल्यूमिनियम को चीप होते हुए भी हमें उसकी वायर हम नहीं बना सकते हैं. नाउ वी हैव वन मोर एक्टिविटी. टेक अ रॉड ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर अबाउट 6 to 8 इंचेस और यहाँ पर अगर आप उसको हीट करेंगे सो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे हमारा हैंड यहाँ है तो ये हीट यहाँ तक पास ऑन हो जाएगी. ये क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं और हीट आपके लास्ट एंड तक पहुँच जाती है. सो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. सो ये एक्टिविटी हमें बताती है वेदर द मेटल इज द कंडक्टर ऑफ हीट और नॉट. सो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी. सोनोरिटी क्या होता है? आवाज़ आना, साउंड आना. अगर आप किसी भी मेटल पर हिट करते हैं तो क्या उससे साउंड आती है? सो दिस इज कॉल्ड सोनोरिटी. सो मेटल आर sonorous, so they produce a ringing sound when struck by something. It is for the reason that chimes and bells are made up of metal. So जब हम मंदिर जाते हैं we see that we always ring the bell. तो वो क्या होती है? बेल जैसे ही आप उसको ऐसे हिट करेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है. और विंड चाइम्स होते हैं, वो हवा की वजह से आपस में टकराते रहते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है. सो दिस फीचर इज कॉल्ड सोनोरिटी. Now conductivity. Metals are good conductors of heat. This property of metals makes them suitable to be used in cooking utensils. So खाना हम किस में बनाते हैं? यूटेंसिल्स में. पेपर के बर्तन तो नहीं होते हैं, थर्मोकॉल के तो नहीं होते हैं, या ग्लास के बर्तन पे तो हम नहीं बना सकते हैं ना. तो हम मेटल के यूटेंसिल्स लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. तभी तो जब हम बर्नर यानी फ्लेम के ऊपर जब हम वो रखते हैं बर्तन तो वो क्या होता है? गरम होता है. गरम होने से हमारा कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है. सो हीटिंग एलिमेंट्स. सो मेटल आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ electricity. It is due to the property of metals that electric wires are made up of metals. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर्स होते हैं और हीट के भी कंडक्टर्स होते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज conductivity. Now density. dense है यानी heavy है.
right? So metals generally have high density and they are heavy. So iridium and osmium have the highest densities while lithium has the lowest density. So you should remember सबसे लोएस्ट डेंसिटी का मेटल कौन सा है, विच इज लिथियम, और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी का मेटल है विच इज इरिडियम एंड ऑस्मियम. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो कौन सा मेटल, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. सो मेटल यूजुअली हैव high melting point and boiling point. For example, iron alkali melts have low melting and boiling points. So tungsten wire you must have seen, जो पहले बल्ब्स आते थे उसमें टंगस्टन का वायर होता था. क्यों टंगस्टन का वायर यूज करते हैं? बिकॉज वो हाई मेल्टिंग पॉइंट पर होता था, इसलिए बल्ब जब ग्लो करता था तो बहुत देर ग्लो करने के बाद मतलब भी बल्ब को कोई नुकसान नहीं होता था, राइट. सो टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है. सो देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस. और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मीटर की, जो हमारे घरों में मीटर लगे होते हैं इनको हम मेन्स बोलते हैं, उसमें फ्यूज होते हैं. सो फ्यूज जो बनते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल के बनते हैं, बिकॉज जैसे ही इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लक्चुएट करती है, एकदम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, वो फ्यूज़ उड़ जाएगा, बस्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है. सो एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑफ अ मेटल इज tensile strength. Tensile strength means most of the metal possess high tensile strength. Tenacity बोलते हैं, जैसे for example iron, titanium have high tensile strength. कितने ज़्यादा strengthening है, खड़े हो सकते हैं. However, elements like sodium, potassium and mercury do not possess tensity, right? So this is also a physical property of a metal. Now we would be coming towards the non-metal physical properties of non-metals. अभी हमने पढ़े थे metal, non-metal and metallites. जो अभी हमने physical properties metal की पढ़ी है. Now we will discuss the physical properties of non-metal. So first is physical स्टेट. सो नॉन मेटल क्या होता है, तीनों फॉर्म में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, राइट. सो रूम टेम्परेचर पर, राइट. तो मेटल तो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसमें भी हमने एक्सेप्शन देखा था, राइट. और यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर. एग्जाम्पल, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन are in solid state at room temperature. Bromine is a liquid state while oxygen, nitrogen and chlorine are in the gaseous state at room temperature. Next is luster. तो मेटल में लस्टर्स होता है, नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता है. दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट. अब लस्टर नहीं है तो रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम आता है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन किससे होता है, स्मूथ एंड शाइनी सर्फेसेस से होता है. तो लस्टर नहीं होने की वजह से रिफ्लेक्शन नहीं होता टू देयर सर्फेसेस. लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, नॉन मेटल में डायमंड एंड आयोडीन. डायमंड में बहुत ज़्यादा लस्टर होता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. सिमिलरली आयोडीन. सो नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस. फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन शोज दिस property. Next property is malleability. So malleability means non-metals are not malleable. If solids, they are brittle, यानी कि जल्दी टूट जाते हैं. They break or shatter on hammering. For example, coal, sulfur, phosphorus are brittle. आप उसको किसी चीज़ से हिट करेंगे, हैमर करेंगे, हैमरिंग के बाद वो shatter हो जाते हैं. Non-metals are brittle. On being hammered, they break down into a powdery mass. जैसे अगर आप कोल को हैमर करोगे तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा. So diamond, which is an allotrope of carbon, so this is only non-metal that is hard. In fact, it is hardest known natural substance on the
अर्थ। सो हार्ड भी है, ये ब्रिटल नहीं है, ये हार्ड है, ये शटर नहीं होता, और डायमंड जो है उसके अंदर लश्यर भी होता है, बट इट कम्स अंडर द नॉन मेटल कैटेगरी। सो डक्टिलिटी, अगेन डक्टिलिटी होता है, आप इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, so they are non-ductile. So we have activity here, collect some samples of carbon यानी coal, sulfur और red phosphorus and look their appearance. So they are powdery in nature. Many solid non-metals are powdery in appearance. By weight they are light, क्योंकि पाउडर फॉर्म में इसलिए उसमें ज़्यादा वेट नहीं होता. दे हैव लो डेंसिटी. सो डेंसिटी क्या होती है, कितना ज़्यादा मेटल में डेंसिटी होती है, यानी मेटल कितना हैवी है. अब जो नॉन मेटल्स हैं दे आर हैविंग लेस डेंसिटी और लो डेंसिटी बोल सकते हैं इसको, और ये ब्रिटल भी होते हैं, यानी कि ब्रेक हो जाते हैं, शटर हो जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. Next property is hardness of non-metals. So non-metals are usually soft, they are not hard. तभी वो powder form में आ जाते हैं. For example, coal, sulfur, phosphorus, these are soft, और diamond is exception of this. तो diamond hardest substance है. तो एक हमने पढ़ा hard और hardness. Next is conduction. So non-metals are usually poor conductors of heat and electricity, क्योंकि heat up नहीं होते हैं और electricity pass नहीं होती है इनमें से. So that is why they are poor conductors of electricity. However, carbon is form of gas. Carbon and graphite are exception to this. Carbon or graphite. So these forms of carbon are good conductors of electricity. So exception हर जगह है. सेम हेयर नॉन मेटल्स में भी कंडक्शन, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, बट फिर भी कोल एंड कार्बन एंड ग्रेफाइट यहाँ पर एक्सेप्शन है. नेक्स्ट इज डेंसिटी यानी हैवीनेस. सो नॉन मेटल्स विच आर गैसेस हैव लो डेंसिटी, क्योंकि गैसेस हल्की होती हैं तभी वो क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, राइट. तो इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है. सॉलिड नॉन मेटल्स हैव लो टू मॉडरेट डेंसिटी, सो दे आर मीडियम लाइट, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, बोरोन, इनकी डेंसिटी 1.82 होती है, 2.07 एंड 2.34 रिस्पेक्टिवली. और डायमंड क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है इसलिए उसकी डेंसिटी हाई होती है. नाउ टेंसल स्ट्रेंथ. टेंसल मीन्स नॉन मेटल्स हैव लो टेंसल स्ट्रेंथ, दे हैव नो density. Now chemical properties of metals and non-metals. अभी हमने अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की. सो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सो मेटल और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड. सो जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो ऑक्साइड फॉर्म करेगा. जैसे कि सोडियम, सोडियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Na. सो 4Na is reacting with oxygen which is O2. So what is formed? Sodium oxide 2Na2O, right. So metals और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. अब उस ऑक्साइड को यानी सोडियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर क्या होता है, उसके अंदर किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन के. तो क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड. सो सोडियम ऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम ऑक्साइड. और सोडियम ऑक्साइड विच इज Na2O, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है व्हेन इट इज मिक्स्ड इनटू वाटर यानी कि H2O, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज 2NaOH. OH is hydroxide. Now magnesium.
मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सो इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मेटल और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, और फिर वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव oxide. Non-metallic oxides are acidic oxides because when dissolved in water they form acids. तो अभी हमने बात की थी मेटल्स की, मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाया। सिमिलरली नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे, बट इन द केस ऑफ मेटल्स अगर उनको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है, बट नॉन मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड फॉर्म करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। लाइक सल्फर, सल्फर इज अ नॉन मेटल, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं सो सल्फर डाइऑक्साइड विच इज SO2 इज फॉर्म। Now sulfur dioxide when it is reacting with water so sulfuric acid form होता है, right? Sulfuric acid which is H2SO3. Now phosphorus is reacting with oxygen, then phosphorus pentoxide is formed. So this is the difference. ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो वो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, बट अगर नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएंगे एसिड। एक्टिविटी, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड बर्न इट इन द एयर। एक रिबन मैग्नीशियम का बना हुआ एक ऐसा लंबा सा रिबन अगर हम लेंगे और अगर हम उसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। मैग्नीशियम विच इज 2 Mg, ऑक्सीजन इज O2, और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सो कलेक्ट दिस ऐश, ऐश की फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि ये हार्ड है और जब आप इसको बर्न कर रहे हो तो ये ऐश में कन्वर्ट करेगा। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं सो इसके अंदर जब हम लिटमस पेपर जो टेस्ट करने के लिए कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो जब हम लिटमस पेपर को इसमें डिप करेंगे सो द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू while blue litmus paper remain unchanged. This shows that metal is form a basic oxide, right? So basic oxide form होता है। Next chemical reaction is reaction with water. So metals and non-metals जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सोडियम अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जैसे हमने पहले वाली उसमें रिएक्शन में देखा था, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, इवॉल्व होती है। सिमिलरली कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर whether the water is in the form of cold water or hot water or steam water. All non-metals remain unreactive to water. So ये metals हैं सारे, these are the examples of metals, but non-metals जो होते हैं वो water के साथ react नहीं करते हैं, चाहे वो cold water है, चाहे वो hot water है, या कोई भी तरीके का water है। The reason for this is that non-metals are electronegative and are unable to break the bond between hydrogen and oxygen in water. So this was the reason. Now reaction with acids. Acids के साथ क्या reactions होते हैं? Highly reactive metal like sodium, magnesium and potassium react with dilute mineral acid like HCl or H2SO4, hydrochloric acid or sulfuric acid to form salt and hydrogen gas. These reactions are displacement reaction. If nitric acid is used, the hydrogen evolved gas oxidize of water. So इसको हम इससे इक्वेशन से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। So when metal is reacting with HCl which is hydrochloric acid, इसके साथ अगर सोडियम को रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेम
अगर कैल्शियम है उसको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एट रूम टेम्परेचर. सो नाउ वी हैव एन एक्टिविटी जिसमें हमने ये यहाँ पर 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है. डाइल्यूट मीन्स उसके अंदर वाटर में एसिड मिलाया है और टेस्ट ट्यूब में, और इसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं. जिंक के ग्रैन्यूल्स इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले हैं और इसको यहाँ पर पानी के अंदर सोप सोल्यूशन के अंदर रखा है. सो ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. सो द बर्निंग कैंडल गोज ऑफ with the pop sound showing that gas evolved in hydrogen. तो यहाँ से जो गैस निकल रही है इसके सामने अगर हम एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे, सो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड रिलीज होगी, राइट. So children, next is reaction with bases. So most of the metals do not react with bases. ज़्यादातर metals जो होते हैं वो bases के साथ react नहीं करते हैं, बट एक्सेप्शन जो हैं जैसे लाइक लेड है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये मेटल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनता है, एक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. सो लाइक जिंक को अगर हम रिएक्ट कराते हैं, जिंक इज अ मेटल, इट इज रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इज रिएक्टिंग ऑन हीटिंग, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, सो अगर रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि हमारे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे, राइट. हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्राइड्स फॉर्म होगा. जैसे सोडियम है, सोडियम इज अ मेटल, इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन एंड व्हाट इज फॉर्म 2NaH विच इज सोडियम हाइड्राइड, राइट. तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्राइड. The reaction of hydrogen with reactive metals shows its non-metallic character despite being placed in the reactivity series of मेटल. जो हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे और कौन से मेटल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और फिर वो किसकी कम रिएक्टिविटी होती है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन ऑल्सो, ऑल देयर मोड ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट. सो नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, सो दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग विद कोवलेंट कंपाउंड्स. क्या करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, व्हाट इज फॉर्म्ड, अमोनिया इज फॉर्म्ड. सिमिलरली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दीज आर गेटिंग मिक्स्ड और रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, वाटर फॉर्म हो जाता है, राइट. सो नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ. नाउ वी हैव यूजेस ऑफ मेटल्स. हम मेटल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सो मेटल फाइंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. फर्स्ट इज जिंक मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन आयरन. आयरन को गैल्वेनाइजेशन करने के लिए एक गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, वो भी हम पढ़ेंगे. सो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, आयरन को रस्टिंग से बचाया जाता है, उसके ऊपर एक और मेटल की कोटिंग कर दी जाती है सो दैट एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो मेटल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए. यहाँ एयर है, ये मेटल है, इसके बीच में जो स्पेस फिल्ड है, तो क्या होता है, अब डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर यानी एयर का कांटेक्ट मेटल के साथ है, यानी इसके साथ है, आयरन के साथ है. अब क्या करेंगे, हम बीच में एक कोटिंग कर देंगे इस मेटल के ऊपर, यानी आयरन के ऊपर एक कोटिंग कर देंगे. कोटिंग करने से क्या होगा, एटमॉस्फेयर से जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. अब किसका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, उस जिस मेटल की हमने कोटिंग की है वो किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है. आयरन सेफ हो जाता है, आयरन रस्टिंग से बच जाता है एज एन एंटी कोरोजन मटीरियल. एंटी कोरोजन मीन्स रस्टिंग से बचाना इन मेडिसिनल फील्ड्स एंड इन अलॉयज. So next use of metal is iron is used as the construction material. Construction material में
काम आता है। आयरन से क्या बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, हाउसेस बनते हैं, शिप्स बनते हैं। और आयरन जो है इज द फॉर्म ऑफ स्टील, इज यूज फॉर मेकिंग डोमेस्टिक यूटेंसिल्स। जो हम किचन में यूटेंसिल्स बनाते हैं वो किससे बनते हैं, स्टील से बनते हैं, और वो आयरन का ही एक अलॉय है, राइट। तो क्या होता है, आयरन को हमें रस्टिंग से बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना इतने बड़े बड़े ब्रिजेस जो हम बनाते हैं, शिप्स बनते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उनको बनाने के लिए, अगर हम उसको रस्टिंग से नहीं बचाएंगे तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट इज टिन इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग, फॉर प्रिपेयरिंग फॉइल्स, फॉइल बनाने के लिए यूज होती है। फॉर मेटल कोटिंग टू प्रिवेंट केमिकल रिएक्शन एंड कोरोजन, फॉर पैनल लाइटिंग एटसेट्रा। तो इसको भी हम इसकी कोटिंग भी की जाती है टिन की, ताकि हम कोरोजन से बचा सकें मेटल को। नेक्स्ट इज लेड, लेड इज यूज्ड एज अ मेकिंग वाटर पाइप्स, इन पिगमेंट्स, batteries, in alloys etc. and making x-ray shields and bullets. So lead का इस्तेमाल यहाँ होता है। नेक्स्ट मेटल है टाइटेनियम। सो एक्सटेंसिव यूज इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। सो टाइटेनियम को एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। प्योर मेटल्स विच डिस्प्ले जीरो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल करंट्स आर यूज सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं या हीट को पास ऑन होने देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। सो जीरो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल करंट, दीज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। He, HP, NP examples of superconductors. So they become superconductors below are the critical temperature 4.2 K to 9 K respectively. Next is mercury. Mercury कहाँ यूज होता है, थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में mercury यूज होता है। इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनसे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स। सो नेक्स्ट is uses of non-metals. So non-metal के क्या क्या uses हैं, sulfur. Sulfur is used in making compounds like sulfur drugs, sulfuric acid, and in matches, in gunpowder, and for vulcanization of rubber. इन सब जगह पर किसका यूज होता है, सल्फर का। नेक्स्ट इज बोरोन. बोरोन इज द फॉर्म ऑफ कंपाउंड बोरेक्स, इज यूज फॉर मेकिंग स्किन ऑइंटमेंट। सो अगर स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन पर कोई प्रॉब्लम होती है, सो हम ऑइंटमेंट लगाते हैं। सो इसमें क्या मिक्सड होता है, बोरॉन। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस. सो फॉस्फोरस को हम क्रैकर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए काम आती है। नेक्स्ट इज क्लोरीन. क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. सो जब पूल में हम जाते हैं, वहाँ स्विम करते हैं, सो बार बार पानी चेंज नहीं करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो क्लोरीन डाल देते हैं। सो क्लोरीन डालने के बाद क्या होता है, ऊपर जितना भी उसके अंदर गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, एंड फिर उसको स्टेन कर लिया जाता है। उसको स्टेनर्स की हेल्प से उसको अलग कर लिया जाता है, राइट। सो क्लोरीन क्या करता है, डिसइंफेक्ट भी करता है वाटर को, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है। और जब ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो सीवेज प्लांट्स होते हैं जहाँ वाटर ट्रीट होता है, वहाँ पर भी क्लोरीन को यूज किया जाता है। Carbon and hydrogen are used as a fuel, and carbon is used as an electrode, which is graphite, as a reducing agent in metallurgy. So metallurgy में भी कार्बन का यूज होता है। So next is iodine. Iodine is a mineral and it is used to prevent thyroid problems. अगर आयोडीन बहुत ज़्यादा खाते हैं या कम आते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होती है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सो आयोडीन इज अ मिनरल, सो विच इज ऑल्सो अ यूज फॉर अस। नाउ सम कंपाउंड्स ऑफ fluorine such as sodium fluoride, stannous fluoride are added to toothpaste to prevent dental decays or formation of activities. टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं ताकि दांतों में जो प्रॉब्लम होती है, कैविटीज़ हो जाती हैं, और इसके अलावा हमारे और भी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐड किया जाता है टूथपेस्ट में। नाउ ब्रोमाइन इज यूज्ड एज द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, कलर्स के लिए यूज किया जाता है ब्रोमाइन। नाउ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट वी विल लर्न हियर।
a series of metallic elements arranged in the increasing or decreasing order of their reactivity. This is called reactivity series of metals, right? So metals को हम एक साइड में एक कॉलम में metals के नाम लिखेंगे और फिर या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा, अगर हम डिसेंडिंग सीरीज में लगा रहे हैं तो सबसे ऊपर हम रखेंगे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मटेरियल, देन फिर उसके नीचे जो उससे कम है, देन फिर उसके नीचे कम है, देन उसके नीचे कम है. सो दिस टाइप ऑफ सीरीज, दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ metals. So although most metals are usually electropositive in nature, कैसे होते हैं? Electropositive in nature and lose electrons in a chemical reaction. So movement किसका होता है? Already told you, movement सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है. मूवेबल जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो जो रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इन नेचर एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शंस. They do not react with same vigor or speed. So metals display different reaction towards different substances. रिएक्शन किसी ना किसी दो चीज़ों के साथ होगा, दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं तभी तो रिएक्शन होगा. सो मेटल के साथ कुछ ना कुछ और होगा. सो ये डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है. सो विच शोज दैट मोर क्या है? रिएक्टिविटी. जो ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल, और अगर कम मूवमेंट हो रहा है तो मीन्स वो लेस reactive metal है. The greater the ease with which element lose its electron and acquires a positive charge, the greater is the reactivity. So जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं मूव के लिए और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. सो अगर एटम्स में से क्या होता है कि अगर नेगेटिव चार्ज मूव हो जाएगा तो वो क्या होता है? वो मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन मूव हो गए तो जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव चार्ज होगा. सो द ग्रेटर द ईज विद विच एलिमेंट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, द greater is its reactivity. So we all know movement किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और क्या न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं. सो अगर एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा सो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज का नंबर ज़्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज के. तो वो एलिमेंट क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी. सो फर्दर ग्रेटर द नंबर ऑफ द शेल्स एंड लेसर द नंबर्स ऑफ valence electrons, the greater is the reactivity of the metal. Same thing. So जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा पॉजिटिव चार्ज बचेगा और उतना ही ज़्यादा हम समझेंगे कि वो एलिमेंट रिएक्टिव है. So the activity series of metal arranges all metals in order of their decreasing chemical activity. यानी सबसे ज़्यादा reactive, then coming down, less reactive, then less reactive, then less reactive, और ये most less reactive होगा. So this is called reactivity series of metals. So we go down the activity series and potassium to gold. So potassium to gold, the ease with which a metal loses electrons and from positive ion in the solution decreases. So gold or silver. So the activity series of metals arranges all metals in the order of their decreasing chemical activity. So ये reactivity decreases, ये एक सीरीज बनी हुई है जिसमें सबसे ऊपर पोटेशियम रखा गया है क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और उसके नीचे सोडियम है. सोडियम कंपैरेटिवली पोटेशियम के कम रिएक्टिव है, देन कैल्शियम सोडियम से भी कम रिएक्टिव है एंड सो ऑन. और इस लिस्ट में सबसे लास्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम आते हैं. सो दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव. सो ये जो सीरीज बनाई गई है ये बनाई गई है रिएक्टिविटी के बेसिस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट. सो हाइड्रोजन को हाईलाइट किया गया है. हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, राइट. हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी हमने इसको इस सीरीज में रखा है क्योंकि हाइड्रोजन
कभी रिएक्शंस देता है, रिएक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज यानी H+ आयन्स रिलीज होते हैं। सो इसलिए हमने हाइड्रोजन को इस सीरीज में प्लेस किया है। Now following points became evident from this activity series of metals. क्या क्या points हैं? The higher the metal in the series, the more reactive it is. जैसे पोटेशियम सबसे ऊपर रखा हुआ है इस सीरीज पे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। गोल्ड और प्लेटिनम सबसे नीचे है, जो सबसे कम रिएक्टिव है। नाउ मोर एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? हीट रिलीज होना। दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट निकलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, राइट। सो ये क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, सो दैट इज व्हाई पोटेशियम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस करता है। सो ज्यादा क्या होता है? हीट रिलीज होती है। तो हमने इसको रिएक्टिविटी के बेसिस पर कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट इज दिस आल्सो इम्प्लाइज दैट द रिवर्स रिएक्शंस बिकम मोर डिफिकल्ट। सो द मोर रिएक्टिव अ मेटल, द मोर डिफिकल्ट इज टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इट्स ओर। सो मेटल क्या है? मेटल हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ही ज्यादा उसको ओर से एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि रिएक्शन होंगे, हीट रिलीज होगी। सो मेटल क्या होगा? मेटल खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, तो उसको उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है ओर से एक्सट्रैक्ट करना, अगर जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। नाउ द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ऑक्सीजन और एसिड्स। तो सीरीज हम किस किस चीज पर बना सकते हैं? या तो एसिड्स के साथ रिएक्शन के ऑब्जर्वेशंस पर सीरीज बनाई जा सकती है, वाटर के साथ रिएक्शन पर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। So corrosion can be defined as the degradation of a material due to the reaction with environment। जैसे आयरन पर रस्टिंग होना, ये क्योंकि मेटल क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, मॉइस्चर होता है, एनवायरनमेंट में रिएक्ट करता है वाटर के साथ, एयर के साथ, और मेटल क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता रहता है। सो इन अदर वर्ड कोरोजन इज द वेयरिंग वे ऑफ मेटल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शंस होती है। सो कोरोजन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मेटल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विद इट्स सराउंडिंग। क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है और एनवायरनमेंट है, और एटमॉस्फेयर में एयर है, मॉइस्चर भी होता है, डिफरेंट गैसेज होती हैं, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। सो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर एसेंशियल फॉर कोरोजन। क्या जरूरी है? गैसेज और क्या जरूरी है? मॉइस्चर, करेक्ट। सो कोरोजन प्रोसेस इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या क्या? मॉइस्ट एयर। कभी कभी क्या होता है? रेनी सीजन में कोरोजन की स्पीड फास्ट हो जाती है क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर होता है। और इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ SO2, स्ट्रेन्स इन मेटल्स लाइक डेंट, स्क्रैचेस, वेल्डिंग पार्ट्स एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है? कोरोजन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ कोरोजन वुड इंक्रीज। सो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर मेटल क्या बनाते हैं? हमने रिएक्शंस में पढ़ा था, ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, और वाटर के साथ फिर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स होते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एटम्स in solid solution is well known example of electrochemical corrosion, right? So it is known as rusting, common language में हम इसको rusting बोलते हैं। This type of damage typically produces oxides and or salts or the original metal. The black coating on silver and the green coating on the copper are the examples of corrosion. जो अब क्या होता है? सिल्वर मेटल होता है। सिल्वर मेटल भी कुछ टाइम के बाद एयर में कांटेक्ट में रहने के बाद क्या होता है? वो ब्लैक होने लगता है, काला पड़ने लगता है सिल्वर। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। इसके अलावा कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, आपने घर में देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें कॉपर की हमारी होती हैं। सो अगर आप वो एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में रहेंगी तो क्या होगा? उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर फॉर्म होने लगती है।
सो दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. कोरोजन मीन्स मेटल डिस्ट्रॉय हो रहा है धीरे धीरे. सो कोरोजन कॉजेज डैमेज to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all objects made from metal. So in metal से हम बहुत कुछ बनाते हैं. सिल्वर से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, कॉपर से वायरिंग होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. यूटेंसिल्स बनते हैं, उस पर ग्रीन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है. तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मेटल डिस्ट्रॉय होने लगता है. नाउ वी हैव अ एक्टिविटी हियर. So now we have an activity. Take 3 test tubes and put clean iron nails in each of them. 3 test tubes लिए, इनके अंदर हमने तीनों में iron nail डाल दिया है. Label the test tube 1, 2 and 3 और उसमें हमने पानी डाला है. टेस्ट ट्यूब जैसे फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, वाटर डाला है. वाटर के अंदर रस्टेड नेल डाला और ऊपर से उसको सील कर दिया कॉक लगा के, और इसको हमने लेबल कर दिया टेस्ट ट्यूब 1. Now pour boiled distilled water in test tube 2. Add about 1 ml pine oil and cork it. अब हमने इसमें क्या करा है, बॉइल्ड वाटर डाला है और थोड़ा सा पाइन ऑयल डाल दिया है और इसको हमने लेबल कर दिया टेस्ट ट्यूब 2. और थर्ड में हमने क्या डाला है, कैल्शियम क्लोराइड डाला है और इसको हमने टेस्ट ट्यूब कर दिया है 3. और यहाँ पर हमने ड्राई एयर लगाई है, राइट, जिसमें मॉइस्चर नहीं है. सो बट अ फ्यू क्रिस्टल्स और a hydrous calcium chloride in test tube 3 and cork it. So now अब क्या होगा, 2-3 दिन हम इसको रख देंगे और उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे. So iron nail in the test tube 1 rust, क्योंकि पानी के अंदर है वो और उसको एयर भी मिल रहा है. सो पहली कंडीशन क्या थी कि जब भी कोरोजन होता है, रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है, मॉइस्चर ज़रूरी होता है और एयर यानी गैसेस ज़रूरी होती हैं. तो इसलिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नेल है वो रस्ट हो गई है. द नेल इज एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर. द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 2 डज नॉट रस्ट, इट एक्सपोज टू ओनली वाटर, क्योंकि यहाँ पर जो बॉइल्ड वाटर है प्लस पाइन ऑयल, तो पानी के अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स ऑयल की ऐड कर दी थी. सो ऑयल ऐड होने से क्या हुआ, एयर जो है वो वाटर तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वो जो ऑयल होगा वो क्या होगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा और पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है. लेयर बनने से क्या होता है, एयर उस पानी में नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ऑयल की लेयर को एयर ब्रेक नहीं कर पाती है. तो इसलिए ये आयरन नेल रस्ट नहीं हुई. सो इट इज एक्सपोज टू ओनली वाटर. आयरन नेल इन टेस्ट ट्यूब 3 डज नॉट रस्ट, इट इज एक्सपोज टू ओनली ड्राई एयर. दिस शोज दैट वाटर एंड एयर both are essential to cause erosion. So corrosion, sorry. तो दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या, एयर भी चाहिए एंड मॉइस्चर भी चाहिए फॉर corrosion of metal. Now methods to prevent corrosion. क्या क्या मेथड्स हैं, पहले हम पेंटिंग कर सकते हैं. The material is coated with anti corrosion paint. मार्केट में पेंट्स अवेलेबल है, ये रस्टिंग से या corrosion से बचाते हैं, मेटल को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं. दिस प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेटल एंड द ऑक्सीजन. सो इन पेंट्स का काम क्या होता है कि जो एयर से यानी एयर और मेटल के बीच में एक कोटिंग आ जाती है जो कि एंटी कोरोजन पेंट की होती है, तो कॉन्टैक्ट ब्लॉक हो जाता है, वो कॉन्टैक्ट बंद हो जाता है. मेटल का एयर के साथ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि बीच में लेयर आ गई है पेंट की. नाउ कोटिंग विद प्लास्टिक और ऑयल और ग्रीस, कि जैसे वायर्स होते हैं कॉपर के ऊपर, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो क्या होगा, वायर्स के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी. तो अब उसके ऊपर क्या करते हैं, इंसुलेटर यानी प्लास्टिक की एक कोटिंग कर देते हैं. एक तो वो इंसुलेटर का वर्क भी करता है, सेकेंड उसको कोरोजन से भी प्रिवेंट करता है. सो द मटीरियल इज कोटेड विद ऑलिव ऑयल और ग्रीस और सम प्लास्टिक polymer, right? So this prevents the contact between the metal and the oxygen. तो इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा हुआ, प्लास्टिक की एक कवर शीट लगा दी, उस पर ऑयलिंग कर दी, ग्रीसिंग कर दी, तो क्या हुआ, उस मेटल का एयर से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया. नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग विद मोर एक्टिव मेटल. सो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल पर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है. So galvanization iron with zinc. Zinc is more reactive than iron. So zinc reacts with environment first
एंड प्रोटेक्ट्स आयरन। सो जिंक की कोटिंग कर दी जाती है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। नेक्स्ट इज टिनिंग और कोटिंग विद लेस एक्टिव मेटल। सो आयरन एंड कॉपर आर कोटेड विद टिन। टिन की कोटिंग भी कर सकते हैं हम आयरन और कॉपर के ऊपर। टिन इज नॉट सो इजीली एक्टेड अपॉन बाय एयर और वाटर, क्योंकि टिन बहुत कम रिएक्टिव है एयर के साथ और वाटर के साथ। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, बट बहुत बहुत कम रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? आयरन को प्रिवेंट करेगा। सो आयरन एंड कॉपर आर प्रिवेंटेड। सो टिन इज लेस एक्टिव मेटल, सो प्रोवाइड मैकेनिकल कवर्स टू अदर मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। सो क्या कर सकते हैं हम? या तो पेंट कर सकते हैं या फिर कोटिंग कर सकते हैं प्लास्टिक की, या फिर ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गैल्वनाइजेशन प्रोसेस है, या फिर एक कोटिंग है जो कि हम मेटल की यानी टिन की कर देते हैं आयरन के ऊपर या कॉपर के ऊपर। इनके ऊपर हम रिएक्शन, ताकि एयर का कांटेक्ट जो है वो ब्रेक हो जाए और रिएक्शन ना हो पाए। नाउ वी हैव द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज मेटल। सो मेटल्स क्या होते हैं? वी ऑल नो द केमिकल एलिमेंट दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नाउ नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? केमिकल एलिमेंट दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। नाउ नोबल मेटल्स, ये क्या होते हैं? मेटल्स दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर एंड एसिड्स। Now next word is noble metals. So metals that are not affected by air, water and acids, यानी कि वो रिएक्शन नहीं करते हैं। किससे नहीं करते हैं? एसिड से नहीं करते हैं, एयर से नहीं करते हैं एंड वाटर से नहीं करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द नोबल मेटल्स। नाउ ओर। सो हम मेटल्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से। सो अ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। नेक्स्ट वन एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? दीज आर homogeneous mixture of two or more metals of a metal with non-metal. So हम और से metal को extract करते हैं. Next is corrosion. Corrosion we have already discussed in detail. So corrosion क्या है? metal का destroy होना with the contact of air and moisture. The loss of metal surface exposed to the atmospheric air because of the gases or moisture present in the air. And the last one is galvanization. So galvanization is nothing but coating iron with zinc. हम iron के ऊपर zinc की coating कर देते हैं so that air से contact ना हो, contact break हो जाए और iron rust ना हो. Now we have the summary points. First point is metals display the physical property like hardness. मेटल्स कैसे होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की डिस्कस की है. तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दे आर हार्ड, दे हैव मेटेलिक लस्टर, एक शाइनिंग होती है मेटल्स में, मेलेबिलिटी होती है, ductility and conductivity, conductors of heat and electricity. Next is metals differ in their reactivity to oxygen, water and dilute acids. तो रिएक्टिविटी के बेसिस पर ही हमने वो टेबल बनाया था सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी. तो उसमें क्या होता है कि कौन से मेटल ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कितना रिएक्ट करते हैं एंड एसिड के साथ कितना रिएक्ट होते हैं. सो बेसिस ऑन दैट वी कैन मेक दैट table. Next point is reactivity series as metal arranged in decreasing order of their reactivity. Next point, a reactive metal when immersed in solution or less reactive metal displaces the less reactive metal. So metal को जब हम solution में डालेंगे तो जितना कम रिएक्टिव होगा यानी कि उनके अंदर रिएक्शंस कम होंगे, सो वो मेटल उतना ही लेस रिएक्टिव मेटल होगा. नाउ मेटल्स आर लस्टरस वेयर एज नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर. मेटल्स पर लस्टर होता है, शीन होता है, शाइन होता है और नॉन मेटल्स में नहीं होता है. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूसेस मेटल सॉल्ट. जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड्स के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं, राइट. सो मेटल सॉल्ट्स फॉर्म होंगे एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. नाउ जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. नॉन मेटल क्या करते हैं? एसिड्स के साथ
रिएक्ट नहीं करते हैं. नाउ मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस less reactive metals from their compounds in aqueous solutions. Last point, formation of an oxide of iron due to the oxidation of the iron atom in solid solution is an example of corrosion, commonly known as rusting. Common language में हम क्या बोलते हैं corrosion को? Rusting. Now it's time to do the exercises. Choose the correct option. So children, first question under this category is the metal that melts even if it kept on the palm. Which is this metal? So the option is gallium, right? Next one, which of the following metal cannot displace hydrogen? कौन सा metal hydrogen displace नहीं करता है? And this one is copper, silver, gold. So the option is all of these. Next one, the essential condition required for rusting of iron is presence of. Iron की rusting के लिए क्या essential है? And the option is moisture. Next one, which of the following is the best conductor of electricity? And the correct option is copper. तभी हम copper के electrical wires बनाते हैं. Next is the metal which is liquid at room temperature. It is mercury. So mercury इसीलिए थर्मोमीटर में फिल किया जाता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में होता है. नाउ वी हैव द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिल अप, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वन, द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो जब भी रिएक्शंस होते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो पॉप साउंड आती है. नेक्स्ट वन, मेटल ऑक्साइड्स आर basic in nature. Fourth one, CO2 turns blue litmus solution into red. Now the last one, sodium benzoate, it is used as a preservative. We add this sodium benzoate to preserve the food items. Now next one is the true and false. So we have the next question, which is true and false. First statement under this category, metals like silver and gold exhibit very low reactivity. This statement is true, that we have seen in the that reactivity table as well, right? So gold and silver जो होते हैं वो सब very less reactive metals होते हैं. So next one is non-metals react with acids and bases in normal conditions. This is false. Now all metals possess luster. हर मेटल में luster होता है. This is false. Exceptions होते हैं. Silver is coated with tin. This is false. And the last one, the less reactive metals displace more reactive metals. Again, false statement. Right, children? So that's it for this chapter. We have learnt about metals and non-metals, their physical properties and chemical properties, right? So hope you have enjoyed the session. We will meet in the next class. Till then, bye and take very good care of yourself.